अहमद की शेरवानी पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी। उनके जिस्म से किसी लाश के सड़ने की बदबू आ रही थी। उनकी आंखें लाल और मुंह के आसपास कच्चे मांस के टुकड़े लगे थे। मैं समझ गई थी कि जो साया हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है, हमें लहूलुहान कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि जरीन का ही था। कौन थी ये जरीन और क्या नाता था उसका मेरे पति अहमद के साथ? सलोनी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसकी शादी कानपुर में हुई थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही सलोनी का तलाक हो गया और अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। लव मैरिज, वो भी दूसरे धर्म में। न जाने कितनी मुसीबत से लड़कर सलोनी ने अपने प्यार को पाया था। सलोनी और उसका पति अहमद दोनों ने 5 साल के रिश्ते को बड़ी मुश्किल से शादी का नाम दिया था। दोनों के बीच में बहुत प्यार था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी शादी 3 महीने भी नहीं टिक सकी। दरअसल शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल गई तो सब कुछ अच्छा था। अहमद के घर वालों ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी के पुराने राज अगर दफन ही रहे तो ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो आज पर भारी पड़ गए तो हमारी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद भी कर देते हैं। वैसे मैं अहमद को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। 5 साल के रिलेशनशिप में बिताया गया एक एक लम्हा हम दोनों को याद था। इनफैक्ट कि शादी के लिए मुझे अहमद ने ही प्रपोज किया था, जिसे मैं ना नहीं कह पाई। हम दोनों को लगा था कि शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत और रंगीन बना देंगे। लेकिन शादी के बाद सब कुछ ऐसे बदला जैसे कोई भयानक सपना था। सुहाग रात से ही अहमद कुछ बदले बदले से लग रहे थे। मैं सज धज कर श्रृंगार किए सेज पर अहमद का इंतजार कर रही थी, पर वो आधी रात तक नहीं आया। रात को 3 बजने को हो रहे थे कि तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे पता था कि अहमद ही होंगे। मैंने भी गुस्से में दरवाज़ा खोलकर उन पर बरसने ही वाली थी कि मैंने जो देखा उसे देख मेरे बदन का सारा खून जम गया। अहमद की शेरवानी पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी। उनके जिस्म से किसी लाश के सड़ने की बदबू आ रही थी। उनकी आंखें लाल और मुंह के आसपास कच्चे मांस के टुकड़े लगे थे। सलोनी, तुम तो नॉनवेज नहीं खाते थे, ये सब क्या है? मैंने पूछा ही था कि अहमद ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं दीवार के कोने में जा गिरी। अहमद का ये बर्ताव मेरी समझ के पार था। मैं करती भी क्या? अपनी सुहाग वाली रात को कमरे के कोने में बैठकर मैं रात भर रोती रही। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम लोगों की लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज हुई है, क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही अहमद बहुत गुस्सा करने लगे थे। अक्सर मुझसे बात करते समय उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती थी। ऐसा लगता है जैसे कोई और उनके अंदर है। कभी कभी तो अचानक ही नींद में उठकर बड़बड़ाने लगते थे। सलोनी, अहमद तुम अब मुझे परेशान करने लगे हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ और बात बात पर इतना गुस्सा कब से करने लगे। अहमद, तो मैं गुस्सा करने लगा हूँ? जरा तुम अपने आप को तो देखो। शादी क्या कर ली कि तुम तो सर पर ही बैठ गई हो। दिमाग खोलकर सुन लो, मुझे ये रोज की किचकिच पसंद नहीं है। अगर ज़्यादा परेशान किया तो अभी तलाक दे दूंगा तुझे, समझी ना? इतना कहकर अहमद चले गए। इस तरह की लड़ाई झगड़े सुबह शाम का नाटक हो गया था। डर के मारे मैं तो कुछ कहती भी नहीं थी, तो भी अहमद खामोखा मुझ पर गुस्सा करके चले जाते। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हम दोनों शादी के बाद एक बिस्तर पर कभी नहीं सोए। फिर एक रात प्यास के कारण जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अहमद की आंखें मुझे ही देख रही हैं। उनका चेहरा इंसान और आधा किसी चुड़ैल का था। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, जैसे मेरे खून की प्यासी हो। अहमद का शरीर पूरी तरह से हवा में देख मेरे जिस्म का रोंग रोंग सिहर उठा, पर मेरे पलक झपकते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई औरत मेरे सीने पर बैठी मेरा सीना चीर रही हो। मैं चलते चलते गिर जाती, जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो। खाना बनाते समय कभी मेरा हाथ जल जाता तो कभी मेरी साड़ी का पल्लू। बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी, जो मेरे समझ के बिल्कुल परे थी। पर माँ बाप को मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। माँ पापा भी मेरे झूठ को सच मानकर खुश हो जाते। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे इस बात की थी कि मेरी सास ये सब कुछ देखकर भी चुप थी। फिर एक दिन मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया, माँ आपके बेटे का घर बसने से पहले ही टूटने वाला है
और एक आप हैं कि चुप्पी साधे सब कुछ देखती रहती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं यह सब ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी। मेरी सास को पता था कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कागज़ थमाते हुए कहा, बेटा इस कागज़ में जो भी लिखा है उसे अहमद के सोने के बाद आहिस्ता से उसके कान में पढ़ना, तुम्हें अपने आप सच का पता चल जाएगा। इतना कहकर मेरी सास मेरे पास से चली गई। फिर से रोज की तरह लड़ने झगड़ने के बाद अहमद सो गए। आधी रात का पहर हो चुका था। मैंने 12 बार अहमद को जगाने की कोशिश की पर वो नहीं जागे। तब बहुत हिम्मत करके मैंने सासू माँ का दिया हुआ वो कागज़ निकाला और उसे आहिस्ता से अहमद के कानों में पढ़ना शुरू किया। सलोनी कागज़ पढ़ती हुई, सरीन देखो मैं आ गया, तेरा शोहर आ गया तुझे लेने के लिए, चल जल्दी से तैयार हो जा, निकाह पढ़ने जाना है। वह अभी कागज़ पर लिखा पढ़ ही रही थी कि इतने में अहमद का शरीर उड़ने लगा। उनके हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। जो बदन पहले सुडौल और हष्ट पुष्ट हुआ करता था उसमें एक नजाकत उतर आई थी। पुकलायु का मौन, कमर की लचक, वो चाल अहमद की पूरी तरह से बदल चुका था। मैं बस एक टक चुपचाप अपने पति अहमद को देख रही थी। सच कहूँ तो मेरा शरीर डर के मारे ठंडा पड़ गया था। मुझे डर लग रहा था कि मेरे पति के चारों तरफ एक अजीब सा काला साया है और एक बार फिर से अहमद के शरीर से लाश के सड़ने की बदबू आने लगी थी। अहमद मेरे बगल से उठकर सीधा आईने के सामने जाकर बैठ गया और अगले ही पल अपने चेहरे पर मेकअप और हाथों में मेहंदी लगाने लगे थे। पूरा श्रृंगार कर जब मैंने उनको देखा तो वो बेहद खूबसूरत लड़की में बदल गए थे। सलोनी, अहमद आपको क्या हो गया है? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अहमद बात तो करो मुझसे। अहमद तुम मुझे सुन भी रहे हो? मेरे इतना बोलने पर भी अहमद ने एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखा। पर जैसे ही मैंने उन्हें छूना चाहा तो अहमद ने मुझे एक फूंक से दीवार के कोने में पटक दिया। अहमद दूर हट जा मेरे अहमद से। खबरदार अगर तुमने इन्हें छूने की कोशिश भी की तो ये मेरे शोहर हैं, मेरी उनसे सगाई हुई है। तुझे मैंने इतना तड़पाया फिर भी तुझे अकल नहीं आई? याद रख, अगर तूने भी मुझे मेरे अहमद से दूर करने की कोशिश की तो मैं अहमद के अब्बू की तरह तुझे भी अहमद के हाथों ऊपर पहुंचा दूंगी। मैं तभी समझ गई थी कि ये मेरा अहमद हो ही नहीं सकता। जो अहमद मेरे ऊपर जान छिड़कते थे वो मुझसे इतनी नफरत कर ही नहीं सकते। मैं अहमद से कुछ पूछती इससे पहले ही मैंने देखा कि आईने में एक बेहद डरावनी और खूंखार चेहरे का अक्स दिखाई दे रहा था, जो देखने में किसी चुड़ैल का था जिससे अहमद अपनी जान की भीख मांग रहे थे। अहमद, जरीन तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम मेरा बचपन का प्यार थी। माना मैंने तुमसे सगाई की थी पर अब तुम दूसरी दुनिया में जा चुकी हो। मैं भी अब किसी और को अपना चुका हूँ, अपनी जिंदगी बना चुका हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ जरीन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी सलोनी से बहुत प्यार करता हूँ। अहमद की आंखों में आंसू थे। वो अभी भी मुझे ही चाहते थे, अपना मानते थे और उनके जिस्म पर किसी और का साया था। इसका नाम जरीन था। सलोनी, कौन थी ये जरीन और क्या नाता था उसका मेरे पति अहमद के साथ? मैं अभी इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी मेरी सासू माँ भी अपने हाथों में एक ताबीज लिए मुझे संभालने मेरे पास चली आई। सास, देखा बेटा, मेरे बेटे को चुड़ैल ने किस तरह सालों से अपने कब्जे में कर रखा है। एक बार हमने बहुत हिम्मत करके इस जरीन से अपने बेटे को छुड़ाने की कोशिश करी थी और इस चक्कर में जरीन ने अहमद के अब्बू को खा लिया। सबसे हैरत की बात यह है कि अहमद को आज तक कभी पता नहीं चला कि उस पर किसी चुड़ैल का साया है जो अहमद को किसी का नहीं होने देता। सलोनी, पर माँ, क्या कोई रास्ता नहीं है इससे अहमद को आज़ाद किया जा सके? मेरे इस सवाल पर माँ ने सोचते हुए कहा, बेटा, एक रास्ता है और वो जिंदगी भर के लिए सजा बन जाएगी तेरे लिए। सलोनी, कैसा रास्ता माँ, और कौन सी सजा की बात कर रही हो आप? मुझे साफ साफ बताइए, आखिर मुझे करना क्या होगा? उसके बाद माँ ने जो कहा उसे सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि अगर मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिलाना है तो मुझे उस जरीन को हमेशा हमेशा के लिए अपनाना होगा, उसकी आत्मा को अपने शरीर में संजो कर रखना होगा। लेकिन उसके बाद मैं
कभी भी अहमद से नहीं मिल पाऊंगी। मुझे अहमद को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा, वरना जरीन अहमद को देखते ही देखते मुझ पर हावी हो जाएगी और शायद फिर जरीन अहमद को मार भी सकती है। इसका मतलब साफ था कि मेरे हाथों ही मेरे पति अहमद की मौत है। खुदा ने मेरे सामने कैसा परिस्थिति खड़ी कर दी थी यह मुझे भी नहीं पता था। अब मुझे अपने ही प्यार के लिए उससे दूर जाना था, वो भी इतना कि कभी उसका चेहरा भी नहीं देखना था। वो प्यार जो मेरे लिए मेरा सब कुछ था, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, वो भी मेरे पास आने के लिए जरीन के आगे गिड़गिड़ा रहा था। वो अपनी जान तक देने को तैयार था, तो क्या मैं उसके भले के लिए उससे दूर नहीं जा सकती थी? सच कहूँ तो मैंने उसी वक्त अपना मन बना लिया था कि मैं अहमद को उस चुड़ैल से आज़ाद करके ही रहूँगी। मेरे पूछने पर माँ ने बस इतना कहा, बेटा तुझे जरीन की कब्र पर जाकर अपने बाल, कपड़े और नाखून का टुकड़ा उसी कब्र पर गिराना होगा, तो ही जरीन की आत्मा अहमद की शरीर छोड़कर तुम्हारे शरीर में आएगी। डर मत, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। पर याद रखना बेटी, यह रास्ता उतना भी आसान नहीं होने वाला है। पर वादा कर बेटी, फिर कभी तू अहमद को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। सलोनी। माँ, मैं अहमद से बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी भी अहमद को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। वादा कर हम दोनों कब्रिस्तान की ओर चल दिए। कुछ देर बाद ही माँ और मैं जरीन की कब्र के आगे खड़ी थी। मैंने अभी कब्र की मिट्टी को छुआ ही था कि तेज हवाएं चलने लगी और उस कब्र से निकला काला साया मेरे जिस्म को चीरने लगा था। मेरे पीछे मेरी सासू माँ हाथों में ताबीज लिए मेरी हिफाजत के लिए खड़ी थी और उस काले साये ने मेरी सासू माँ को भी नहीं छोड़ा। वो एक झटके से आती है और माँ के जिस्म से मांस नोच कर ले जाती है। माँ दर्द में चीखने लगी। सासू माँ, बेटी सलोनी तुम हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बस अपना काम करती रहो। हमें किसी भी तरह अहमद को जरीन की आत्मा से मुक्ति दिलाना है। मैं समझ गई थी कि जो साया हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है, हमें लहूलुहान कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि जरीन का ही था। पर माँ की ही बातें सुन मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। मैंने तेजी से कब्र में गड्ढा करना शुरू कर दिया था। मैंने कब्र में अभी अपना कटा हुआ बाल डाला ही था कि इतनी देर में देखा कि जरीन का काला साया माँ के जिस्म से निकलता हुआ माँ के टुकड़े टुकड़े कर रहा था और उनके जिस्म के टुकड़े मेरे ऊपर ही आ गए थे, जिसे देख मैं डर के मारे कांपने लगी थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बाल पकड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कर पाती, जरीन के काले साये ने मुझे बालों से पकड़कर हवा में उड़ा लिया था। मैं हवा में ही दर्द के मारे छटपटाने लगी थी। मेरे ठीक नीचे जरीन की कब्र थी, तो मैंने बिना एक पल गवाए अपनी जेब से कपड़े और नाखून का टुकड़ा निकाला और जरीन की कब्र के ऊपर गिरा दिया। नाखून और कपड़े के टुकड़े कब्र पर गिरते ही वो साया चीखने लगा, पर इससे पहले मैं जमीन पर गिरती जरीन मुझ में समा चुकी थी, जिसने मुझे एक खरोंच तक नहीं लगने दी। जैसा कि माँ से वादा किया था, मैंने उस रात के बाद फिर कभी अहमद का चेहरा नहीं देखा। मैं कब्रिस्तान से सीधे अपने घर आ गई थी। अहमद मेरे घर आते ही मेरे माँ पापा से मुझसे मिलने के लिए गिड़गिड़ाते, एक तरह से भीख मांगते, चिल्ला चिल्ला कर पूछते कि आखिर मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया, क्या कमी रह गई थी उनके प्यार में। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए लाखों जतन किए, पर एक बार भी मैंने उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया। आज मेरी शादी के 12 साल हो चुके हैं और मैं आज भी अहमद से बहुत प्यार करती हूँ। बस अपने पति की सलामती के लिए मैं अपने सौतन को अपने अंदर लिए घूमती हूँ, उसे कभी बाहर नहीं आने देती। आखिर वो मेरी सौतन जो ठहरी। दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। एक बार चंपा चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रही थी कि तभी उस पेड़ के नीचे से 2 आदमी जाते हुए दिखाई दिए। चंपा चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ा हो जाती है और चुड़ैल को सामने देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चंपा चुड़ैल जैसे ही उन्हें खाने जाती है तभी उसे जोर का बाथरूम लग जाती है और इसका फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं।
चंपा चुड़ैल अपने बार बार बाथरूम आने की वजह से बहुत परेशान थी। एक बार की बात है, चंपा चुड़ैल भूखी प्यासी पेड़ के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी दो आदमी पेड़ के नीचे से हगीज लेकर जाते हुए दिखाई दिए और वह दोनों हगीज के बारे में बातें कर रहे थे। चुड़ैल ने उन सब की बातें सुन ली और तुरंत उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। चंपा चुड़ैल को देखकर दोनों थर थर कांपने लगते हैं। फिर चुड़ैल के पूछने पर वह दोनों हगीज के बारे में बताते हैं। फिर चुड़ैल को लगता है कि यह तो मेरे काम की चीज़ है और चंपा चुड़ैल उनमें से कुछ हगीज निकाल लेती है और झाड़ियों में जाकर पहन लेती है। हगीज पहनने के बाद चंपा चुड़ैल का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका नाम चंपा चुड़ैल से हगीज वाली चुड़ैल पड़ जाती है। हगीज वाली चुड़ैल के डर से लोगों ने गांव से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। पर आखिर कब तक लोग घर से बाहर नहीं निकलते। एक बार की बात है, रामू ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और ना ही उसकी बकरियों ने कुछ खाया था। रामू ने सोचा कि आखिर कब तक हगीज वाली चुड़ैल के डर से वह घर में बैठा रहेगा और कब तक वह खुद और अपने बकरियों को भूख से मारता रहेगा। यह सोचकर रामू अपने बकरियों को लेकर जंगल में चला जाता है और जब रामू घर वापस आने की सोचता है तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और जोर की बारिश होने लगती है। रामू एक गुफा के नीचे अपने बकरियों के साथ बैठ जाता है और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते रामू की आंख लग जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। तभी बकरियों की आवाज़ सुनकर हगीज वाली चुड़ैल वहां पर आ जाती है और एक एक करके चुड़ैल सभी बकरियों को खा जाती है और वहां से चली जाती है। तभी रामू की नींद खुल जाती है और अपनी बकरियों की हड्डियों को देखकर वो रोने लगता है और उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगता है। और रामू भी ठान लेता है कि अब वह भी जिंदा नहीं रहेगा और एक तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है। तभी जल देवता प्रकट होते हैं और रामू के सभी बकरियों को अपने शक्तियों से जिंदा कर देते हैं और अपने शक्ति के आग से उस चुड़ैल को भी राख बना देते हैं।